Paper 5, Planning, Analysis and Evaluation, Feb March 2022, variance 52. Okay. So in question number 1, we have a sample of copper to sulfate crystal. The student wants to show that the value of X is 5. So we know the value of X is 5. We want to prove it, okay? Student uses the following methods in order to do that. Okay, इससे पहले कि हम स्टेप्स की तरफ जाएं, आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ये जो आपके पास कॉपर सल्फेट .XH2O है, इसमें बेसिकली कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है, ओके? Then we need to find out the value of X and then और फिर हमें पता चलेगा कि वो 5 है, ठीक है ना? तो हम बेसिकली इस तरह से लिखते हैं ओ लेवल केमिस्ट्री में CuSO4.5H2O। अगर आपको याद हो, हम इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, okay? All right, let's move on to the next steps. Weigh a clean crucible on a balance, reading to 2 decimal places, record the mass. Now from the first step I conclude कि जनाब ये डिस्कशन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। ग्रेविमेट्रिक का मतलब ये कि आपको मास दिया जाता है और फिर आप उसके थ्रू मास डिटरमिन करते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ओके? अच्छा, एक और बात, आपको दिया जा रहा है क्लीन क्रूसिबल ऑन अ बैलेंस रीडिंग टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस का बैलेंस है, ये ध्यान में रखना, ठीक है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना कि जब 2 डेसिमल प्लेस का बैलेंस होता है तो एरर इन सिंगल रीडिंग कितना होता है? एरर इन सिंगल रीडिंग कितना होता है? वो होता है आपके पास 0.005 ग्राम, ओके? ये बात ध्यान में रखना। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्लेस अ सैंपल ऑफ CuSO4 हाइड्रेटेड इनटू अ क्रूसिबल, रिकॉर्ड द मास, ओके? तो बेसिकली मुझे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप सबसे पहले मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल लो, एंड ऑब्वियसली उसका मास जो भी आएगा इन ग्राम होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मास ऑफ क्रूसिबल प्लस हाइड्रेटेड सॉल्ट लो, बिकॉज इट इज योर हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हम इसको इसी तरह से लिख देते हैं .XH2O, इसका मास लो, ये भी ग्राम में आएगा, ठीक है? उसके बाद वो कह रहे हैं कि हीट द क्रूसिबल जेंटली फॉर अबाउट 1 मिनट्स। तो 1 मिनट हीटिंग करनी है, क्यों? ताकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाए। तो हम लिख देते हैं टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? और फिर वो कह रहे हैं स्ट्रांगली फॉर 4 मिनट्स, और फिर जब दोबारा हीट करेंगे तो 4 मिनट्स स्ट्रांग हीटिंग करनी है। 4 मिनट्स क्यों? 4 मिनट्स इसलिए ताकि वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाए, पाउडर फॉर्म में हो जाए, टू कन्वर्ट इट इनटू पाउडर, यानी फुली ड्राई हो जाए, ठीक है? मॉइस्चर अवेलेबल ना हो। फिर वो कह रहे हैं वे द क्रूसिबल एंड कंटेंट, रिकॉर्ड द मास। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल लोगे, फिर मास ऑफ क्रूसिबल प्लस हाइड्रेटेड ये लोगे, फिर आप उसके बाद आप थर्ड स्टेप के अंदर वो कह रहा है अच्छा, आप इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो मास ऑफ क्रूसिबल प्लस दिस बिफोर हीटिंग स्लैश ग्राम, और फिर मास ऑफ क्रूसिबल प्लस solid after heating,
सही है ना। ये है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जो कि आपने प्रैक्टिकल में भी किया है, पेपर 3 में भी आता है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शन दैट इज मिसिंग बिटवीन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। देखो, जब आप 4 मिनट्स तक स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो जाहिर सी बात है क्रूसिबल को आपने कूल करना है एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद उसको रीवे करना है, उसके बाद उसका मास वे करना है। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप हीटेड उस पे लोगे तो फिर मास एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको। ओके, यू वोंट गेट द एक्यूरेट मास। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अलाउ द crucible to cool down after heating। ठीक है, ये इतना हीटेड होगा क्रूसिबल कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकोगे। तो हैंडल करने के लिए जरूरी है कि हम उसको वे करने से पहले कूल करें एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके बाद हम उसको वे करें और फिर उसका मास मेजर करें। ओके, फिर है एक्सप्लेन व्हाई जेंटल हीटिंग टेक्स प्लेस इन स्टेप 3। तो जेंटल हीटिंग मैंने बताया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने के लिए, एंड ऑल्सो इस बात के लिए भी कि जो सॉलिड है वो क्रूसिबल से बाहर ना गिरे। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो रहा होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ सॉलिड क्रूसिबल से बाहर गिर जाएगा, विच इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल इन एक्सपेरिमेंट। सो हम यहाँ पर दोनों चीजें लिखते हैं, टू रिमूव मॉइस्चर, to remove water or moisture, and to prevent the solid CuSO4.xH2O from coming out of crucible. Okay. Next is name the apparatus that should be used to hold the crucible during heating. तो आप जानते हैं कि आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, राइट? ट्राइपॉड स्टैंड होता है, उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप बेसिकली एक, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप एक बेसिकली ट्राइंगल टाइप का जो है वो एपरेटस रखते हो। ऑलराइट, और फिर इसके ऊपर क्रूसिबल रखते हो, तो इस एपरेटस को कहते हैं पाइप प्लेट ट्राइंगल। सो हम यहाँ लिख देते हैं पाइप प्ले ट्राइंगल। ठीक है, the method is incomplete, state the steps that should be carried out to complete the method। स्टेप्स कह रहे हैं वो, कंप्लीट करने के लिए मेथड को मैं क्रूसिबल और कंटेंट को दोबारा से हीट करूंगा। हीट करने के बाद मैं दोबारा से क्रूसिबल को कूल करूंगा। कूल करने के बाद मैं दोबारा से उसको रीवे करूंगा। रीवे करने के बाद ऑब्वियसली मैं उसको फर्स्ट रीडिंग जो मेरे पास आई थी उससे कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने के बाद फिर मैं उस वक्त तक उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा अंटिल अ कांस्टेंट मास इज ऑब्जर्व। ठीक है, सो फॉर 1 मार्क वी नीड टू राइट अ लॉट। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे heat the crucible plus content
again after first reading. ठीक है, allow the crucible to cool, and then reweigh. ठीक है, and then reweigh it again. Compare this result from the first one. From the first one. Repeat the experiment until constant mass is observed. और कांस्टेंट मास इज ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा कि सारे का सारा वाटर जो है वो रिमूव हो गया है. दिस शोज दैट all the water has been driven off. Okay, now the next is, oh, ये उन्होंने दिया है हमें. That's surprising. The student records their results in table 1.1. Mass of crucible, जैसे मैंने बताया था, फिर mass of crucible plus content before heating, फिर mass of crucible plus constant after heating. All right. So can I complete the experimental value of X from these results? All right. All right. How much marks we have? 3 marks for this. A lot of information actually. So what we can do is कि मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मास ऑफ कंटेंट मिल जाएगा, यानी मास ऑफ CSO4 मिल जाएगा, यानी मास ऑफ क्रिस्टल मिल जाएगा, है ना, बिफोर हीटिंग. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग मिल जाएगा. तो चलें करते हैं, यहाँ पर स्टेप्स लेते हैं. तो मैं सबसे पहले मास ऑफ, अच्छा इससे पहले कि हम स्टेप्स लें हम इसको कर लेते हैं स्टेप 1, इसको स्टेप 2 और इसको स्टेप 3. तो हम यहाँ पर कर लेते हैं मास ऑफ CuSO4.XH2O बिफोर हीटिंग. अच्छा ये बिफोर हीटिंग की भी जरूरत नहीं है, आप वैल्यू से पता चल जाएगा आपको. ये है 21.09 माइनस 13.60. तो यहाँ से मुझे कितना मास मिल रहा है, दैट इज 7.49 ग्राम. देन मैं अब इसी तरह से मास ऑफ CuSO4 कैलकुलेट करूंगा आफ्टर हीटिंग. सो मेरे पास कितना मास है, 17.94 माइनस 13.60. तो मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा 4.34 ग्राम. तो ये है मास ऑफ क्रिस्टल और ये है मास ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल, ये है मास ऑफ एनहाइड्रस क्रिस्टल. दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मास ऑफ वाटर आ जाएगा मेरे पास. सो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 7.49 minus 4.34. So it's going to be how much? 3.15 gram. Okay. और यहां से मुझे MR of CuSO4 डिटरमिन करना है. तो अगर मैं MR of CuSO4 डिटरमिन करूंगा तो एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल यूज करके मेरे पास आंसर आएगा 159.6. ओके. और यहाँ से MR of वाटर कितना होगा मेरे पास, 18. ये मुझे खुद से पीरियोडिक टेबल को यूज करके डिटरमिन करना है, मुझे याद थे यार, मैंने डिटरमिन कर लिए. नाउ वी नो द मास of this
एंड वी नो द MR, तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं. सो मोल्स ऑफ CuSO4 निकाल लीजिए यहाँ से. ये हो जाएगा आपके पास 4.34 डिवाइडेड बाय 159.6. तो यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे? 4.34 divided by 159.6 is going to be 0.02719 moles, right? इसी तरह से मैं यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर डिटरमिन कर सकता हूँ. तो ये है मेरे पास 3.15. इसको हम डिवाइड कर देते हैं 18 से. तो यहाँ से मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 3.15 डिवाइडेड बाय 18 इज गोइंग टू बी 0.175. ऑलराइट. तो मुझे सिंपलेस्ट रेशियो लेना है. तो CuSO4 के मोल्स हैं 0.02719 और वाटर के मोल्स हैं आपके पास 0.175. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी द लीस्ट वैल्यू. इसको डिवाइड कर दीजिए इन ऑर्डर टू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो. तो ये हो जाएगा 1. लेट्स सी, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 0.02719 तो ये हो जाएगा मेरे पास 6.4. तो अगर ये 6.4 है तो इसको मतलब मैं इसको राउंड ऑफ करके 6 लिख सकता हूँ. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. Now the next is suggest why the experimental value of x varies from the expected value. अच्छा जी, अब मसला ये है कि मेरे पास आई है 6. अच्छा, A2 के अंदर हम जानते हैं कि हम हमेशा ये फॉर्मूला लिख के देते हैं CuH2O टेकन 6, याद है, एंड SO4. तो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअली 6 ही होती है. हम लेकिन ओ लेवल्स के अंदर 5 लिखवाते हैं. तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है. ओके, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना बहुत जरूरी है. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है. ऐसा क्यों होता है? अगर बिगर वैल्यू ऑफ x चाहिए आपको तो उसके लिए जरूरी है कि ये भी ज्यादा हो. ये ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसके मोल्स कम आएंगे, राइट. तो उसके मोल्स कम आएंगे तो जाहिर सी बात है मास भी कम होगा. दैट शोज. ओके ओके, मेक सेंस, मेक सेंस. वो कह रहे हैं भाई सजेस्ट व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5. तो ये बढ़ कैसे गई वैल्यू? पहले तो 5 थी, तो बढ़ इसलिए गई क्योंकि आपके पास जो मास ऑफ कॉपर सल्फेट है वो ज्यादा आया, जिसकी वजह से उसके मोल्स क्या हो गए? कम. जब मोल्स कम होंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो क्वेश्चन इज कि मास ज्यादा क्यों आया? मास इसलिए नो 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 नो. ओके ओके, मेक सेंस, मेक सेंस. अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब ये कम है, और ये कम है इसका मतलब ये भी कम है. और ये कम इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ कॉपर सल्फेट जो है वो ड्यूरिंग हीटिंग क्रूसिबल से बाहर गिर गया. ठीक है, मेक सेंस नाउ. लेट मी राइट इट. दोबारा से सुनो क्या कह रहा हूँ. क्या ये रहा हूँ कि मोल्स ऑफ कॉपर, ये वैल्यू क्यों ज्यादा आई है? ये वैल्यू इसलिए ज्यादा आई है क्योंकि कॉपर सल्फेट के मोल्स कम है. कॉपर सल्फेट के मोल्स क्यों कम है? क्योंकि ये मास कम है. ये मास क्यों कम हुआ कॉपर सल्फेट का? इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग हीटिंग कुछ ना कुछ जो सॉलिड था कॉपर सल्फेट का, एनहाइड्रस, वो क्रूसिबल से बाहर गिर गया. ठीक है, जिसकी वजह से मास कम हुआ. और जब मास कम होगा तो मोल्स कम होंगे. जब मोल्स कम होंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी. आई होप यू कैन रिलेट दैट नाउ. बट दैट्स द ट्रिकीएस्ट पार्ट. फॉर 1 मार्क यू नीड टू थिंक अ लॉट. सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ in order to get higher value, no, in order to get नहीं, इसका स्ट्रीम कुछ इस तरह से करो. Experimental value of x is higher. Experimental value of x is higher
because mass of solid copper sulfate is lower. This gives lower moles of CuSO4 also, hence अच्छा not hence. अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों है? This is due to the splitting of solid from the crucible. Okay. Next is the empty crucible way is this. Calculate the percentage error in this measurement. Show your work. Okay. तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि 2 डेसिमल प्लेस का जो बैलेंस होता है उसका परसेंटेज एरर कितना होता है 0.005 ग्राम और रीडिंग हम 2 टाइम्स लेते हैं, ऐसा ही है ना। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, एंड फॉर दैट हम जानते हैं कि सिंगल रीडिंग एरर फॉर 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस इज 0.005 ग्राम। मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा बिकॉज वी टेक 2 वैल्यूज, डिवाइडेड बाय 13.60 into 100. So let's see what we have in this. ये हो जाएगा 0.0735%. All right. तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.0735%. And that's the end of our question number 1. All right. That's apart from this, rest is easy. Rest is easy. क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ये ओ लेवल्स में भी पढ़ा है आपने एटीपी में, तो रेस्ट इज इजी। बट एक पार्ट काफी ट्रिकी था इसका, एंड यू गाइस शुड नो हाउ टू डील विद दैट पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। The conductivity of an ionic solution can be determined by passing an electric current through the solution and measuring the conductivity using conductivity meter. It is also called conductometric titration. A student carries out an experiment to measure the conductivity of different solutions of ethanoic acid, which is a weak acid. Okay, weak acid है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो ये partially ionize होगा into its hydrogen ions and ethanoate ions में. Okay, because it is a weak acid. The acid dissociation constant Ka can be determined from this experiment. Okay, we need to find out this finally. तो Ka determine करना है, but देखते हैं आगे क्या कह रहा है। The student makes standard solution A 250 cm³ of 2 mole per dm³ of ethanoic acid. So मुझे actually इस concentration का 250 cm³ का standard solution बनाना है। What is mean by standard solution? A solution of known concentration. A solution of known concentration is called saturated solution. So it's called standard solution. Okay. Now the next is describe how the student should make standard solution A. इसका solution कैसे बनाना है ये बताना है। From प्योर एथेनोइक एसिड, और एथेनोइक एसिड जो है वो लिक्विड में है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर मास वगैरह यूज नहीं कर सकते। प्योर एथेनोइक एसिड एग्जिस्ट इन लिक्विड, तो मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लिक्विड से स्टार्ट करनी है, मैं मास नहीं ले सकता। The concentration of a standard solution A should be 2 mole per dm cube to the nearest 3
significant figures. Okay, 3 significant figures तक लिखना है. Your answer should state the name and capacity of any apparatus. Pure ethanoic acid is a liquid. अच्छा, उससे खुद भी क्या दिया है? With the density of this at room temperature. Okay, ये density भी given है. Pure ethanoic acid at room temperature. You may wish to write your answer using a series of numbered of steps. Okay. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं मास. ठीक है, मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं. ये हो जाएगा मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड. वॉल्यूम है मेरे पास 250. इसको मल्टीप्लाई करो कंसंट्रेशन से, विच इज 2.0, डिवाइड करो 1000 से. सो मोल्स आ जाएंगे मेरे पास 250 times 2 divided by 1000 is going to be 0.5 mole. और अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज द MR ऑफ इथेनोइक एसिड, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो आपके पास into 60, so it's going to be 30 ग्राम. ओके, सो मैं क्या करूंगा, 30 ग्राम मास आ गया. बट मसला ये है कि ये तो लिक्विड में है, तो मुझे चाहिए कितना लिक्विड. अब इशू ये है कि मुझे डेंसिटी भी गिवन है, मुझे मास भी गिवन है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मुझे मास पता है, मुझे डेंसिटी पता है, मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो ये हो जाएगा, डेंसिटी है मेरे पास 1.05, मास है मेरे पास 30. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा into 1.05 is going to be 31.5. ठीक है, यही है. Oops, no, oh my goodness, what I'm doing, wait. वो भाई डिवाइड करना ना, मल्टीप्लाई कर दिया. वॉल्यूम निकालना है तो मास होगा 1.0. मास है मेरे पास 30 डिवाइडेड बाय 1.06. so 30 divided by 1.06 is going to be 28.30 cm3 of pure ethanoic acid. ये वो वॉल्यूम है जो कि मैं यूज करूंगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए. ठीक है, सबसे अहम बात ये थी कि भाई कितना वॉल्यूम लेना है, तो ये वॉल्यूम मैंने मास के थ्रू डिटरमिन करके दिखाया आपको. ठीक है, ऑलराइट. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, मैं ब्यूरेट को फिल करूंगा विद प्योर इथेनोइक एसिड. क्यों ब्यूरेट, क्यों भाई पिपेट क्यों नहीं? पिपेट जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं आप, 28.30 मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उस पर ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता. तो ब्यूरेट और मेजरिंग सिलेंडर में से मैं ब्यूरेट को ऑप्ट करूंगा, क्योंकि ब्यूरेट से वॉल्यूम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है. ठीक है, तो फिल ब्यूरेट विथ pure ethanoic acid and pour 28.30 cm cube of this solution in a 250 cm cube. 250, ओके 250.0 लिखा है उन्होंने, तो हम भी 250.0 लिखेंगे टू बी वेरी एग्जैक्ट. 250.0 cm cube of वॉल्यूम
metric flask. ओके, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ऐड distilled water in the volumetric flask until 250.0 cm³ mark is reached. अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, जाहिर सी बात है मार्क पर पहुंचेंगे तो आप ड्रॉप टू ड्रॉप एडिशन करेंगे, एट ड्रॉप वाइज near to the mark. ओके, स्टॉपर लगाएंगे और अच्छे तरीके से शेक करेंगे, अप्लाई द स्टॉपर एंड शेक वेल. ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट वेयर्स केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स थ्रू आउट दिस प्रोसीजर, सजेस्ट व्हाई, क्योंकि जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है वो एक्सट्रीमली कोरोसिव होता है. प्योर ethanoic acid is extremely corrosive, इसलिए केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ओ माय गुडनेस, ओके, the student dilutes standard solution A with distilled water to make solutions of different concentration. The conductivity of these solution is measured. Okay, तो ये आपका कंसंट्रेशन है प्योर इथेनोइक एसिड के सॉल्यूशन की, ये उससे रिलेटेड कंडक्टिविटी है. ओके, सो हम प्योर इथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. हम यहाँ लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज चेंजेस, इसका मतलब इट हैज टू बी ऑन द एक्स एक्सिस. सही, तो ये तो हमारा इससे रिलेटेड हो गया. So what we change is basically the independent variable. It has to be on the x-axis. And what we measure, इसको change करने से हम measure क्या कर रहे हैं, हम measure conductivity कर रहे हैं. इसका मतलब it has to be on the y-axis. अच्छा, okay, wait. आप नोट कर रहे हैं 1/√, कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी 1 को मैं डिवाइड करूंगा अंडर रूट दिस वैल्यू से, तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ. तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इनको भी चेंज कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि ये लिया जाए एक्स एक्सिस पे, आप इस वैल्यू को भी एक्स एक्सिस पे ले सकते हो, तो आप इसको भी एक्स एक्सिस पे ले सकते हो. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज करना मुश्किल ना हो आपके लिए. दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्वियसली हम मेजर कर रहे हैं इसको कंसंट्रेशन चेंज करके, एंड इट हैज टू बी ऑन द वाई एक्सिस. एक बात और, इस कंडक्टिविटी को देखो, एग्जामिनर ने मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी लो या मोलर कंडक्टिविटी लो, ये होगा वाई एक्सिस पे ही. ओके, तो कहने का मतलब ये है इसको लो या इसको लो होगा एक्स एक्सिस पे, इसको लोगे या इसको लोगे तो ये भी होगा एक्स एक्सिस पे. ठीक है, अच्छा, मुझे जो जहां तक बात समझ में आ रही है, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं यार. वो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन के ए द रिजल्ट्स मस्ट बी यूज्ड टू ऑब्टेन टू सेट्स ऑफ डेटा.
Column 3 is the reciprocal of the square root of the concentration column 1. Column 4 is the molar conductivity, which is found by dividing the conductivity by the concentration. Oh my goodness, guys, you have to be very very careful. अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है तो आपको कॉलम 2 और कॉलम 1 के जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए कॉलम 2 डिवाइडेड बाय कॉलम 1 करना है, ठीक है। माय गुडनेस, चलें फिल करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/√0.0500, तो राउंड ऑफ होकर मेरे पास आएगा 4.74। क्यों राउंड ऑफ क्यों कर रहा हूँ? राउंड ऑफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है आपने, कॉलम 3 और 4 का, ठीक है। इसके बाद आपके पास पहले मैं ये वाला कॉलम पूरा फिल कर लेता हूँ ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े फॉर्मेट। ये है आपके पास 6.32, देन फिर आपके पास है 8.94, देन फिर आपके पास है 12.6, देन फिर आपके पास है 17.9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25.3। सही है भाई। अब आपके पास ये कॉलम 2 आ गया, ये कॉलम 1 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। और ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर राउंड ऑफ होकर आएगा 0.0752। इसको डिवाइड करेंगे तो 110, इसको डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ होकर आएगा 0.154, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.213, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.368, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0.428। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये 2 मार्क्स का पार्ट था, हमें 2 मार्क्स मिल गए। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपसे क्या दिया था, मोलर कंडक्टिविटी बोलो या कंडक्टिविटी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो आप यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं और आप यहाँ पर जस्ट कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ऑल राइट, सो हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। ओ गाइस, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता बाय एक्सेस। पूछो क्यों? क्योंकि ये मैंने इन दोनों को डिवाइड करके निकाला है। इट हैज टू बी द कंडक्टिविटी ओनली एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज इसको चेंज करने से ये मेजर कर रहे हैं, ये मेजर थोड़ी हो रहा है, ये तो हम इन दोनों को डिवाइड करके निकाल रहे हैं, ठीक है। बी केयरफुल। Okay, the student decided to measure the conductivity of distilled water at the start of the experiment. Suggest why. Distilled water में ions available नहीं होते, cannot show any conductivity. Okay, any conductivity as doesn't have any ion. तो यूज क्यों कर रहे हैं? टू कैलिब्रेट द apparatus. सही है, just to calibrate the instrument and to get the reference value, we use it. ठीक है, सो कैलिब्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, रेफरेंस वैल्यू यूज करने, बल्कि रेफरेंस वैल्यू नहीं, रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी एक वैल्यू आएगी उससे फिर बाकी सारी वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ और एक्सपेरिमेंट एनएमआर या एनएमआर वगैरह में करते थे, याद है, टीएमएस सेट करके, उसमें भी तो हम कैलिब्रेशन करते थे टीएमएस के थ्रू। स्टेट वन वेरिएबल दैट शुड बी कंट्रोल्ड, ऑब्वियसली टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, इसके बाद है हमारे पास
plot a graph on the grid to show the relationship between molar conductivity and this. Use cross point, draw line of best fit, include the origin. Okay, ये मैंने बनाया है आपके लिए एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने ये बना के दे दिया आपको. अब वो आपसे कह रहे हैं कि सर्किल वन पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट यू कंसीडर टू बी मोस्ट anomalous. एंड ऑब्वियसली ये पॉइंट सबसे ज्यादा दूर है लाइन ऑफ बेस्ट फिट से, तो ये anomalous पॉइंट हो जाएगा आपका. ओके, ऑलराइट. अच्छा जी, अब anomalous पॉइंट अगर हो गया है तो क्यों हुआ है ये भी पता होना चाहिए. सही है भाई, क्यों हुआ है ये भी पता होना चाहिए. क्यों हुआ है, वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी है और एक्स एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन है. सो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ आई है, इट हैज टू बी हियर, यहाँ होना चाहिए था इसको. सही है. तो इसका मतलब जो एनॉमलस पॉइंट है उसमें कंसंट्रेशन जो है इथेनिक एसिड की वो लोअर है. राइट, इट हैज टू बी हियर. ओके ओके ओके, आई इट मेक्स सेंस. अब जरा गौर से सुने. अगर कंसंट्रेशन देखो एक्सपेक्ट यहाँ कर रहे थे, आया यहाँ, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम आई है. अगर कंसंट्रेशन इसकी कम होगी तो 1 over लोअर वैल्यू बिकम्स हायर वैल्यू. राइट, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर आया, ये पॉइंट यहाँ पर आया. सही है. और किसी तरह से देख सकते हैं इसको. कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हायर. ओ यस, इस तरह से भी तो देख सकते हो. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, हमने कहा था कि यार दो चीजें बताई. पहली बात कि कंसंट्रेशन जो है वो कम है. अब जब कंसंट्रेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है 1 over लोअर वैल्यू बिकम्स हायर वैल्यू, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू हायर हो जाएगी. अब जरा देखें इसको, हम इस तरह से बता रहे हैं. जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है. रिवर्स अगर देखूं, कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है. ऐसे ही है. ओ यस यस, मेक सेंस मेक सेंस. कंडक्टिविटी कम हो रही है तो क्या हो रहा है. ओके, ये देखो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कंडक्टिविटी कम हो रही है. ये -3 -3 -3, ये -4 हो गया. सो जब तुम, ओके गाइस, आई गॉट इट. सी, अगर तुम कंसंट्रेशन कम कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें चार्ट में दिखाया है, तो जाहिर सी बात है 1 over दिस वैल्यू बिकम्स लोअर. राइट, तो जब वैल्यू लोअर होगी, जब वैल्यू लोअर होगी तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या होगी, लोअर हो जाएगी. तो ये देखिए लोअर वैल्यू आ रही है ना, हानि यहाँ पर चाहिए थी, यहाँ आई है. राइट, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई. कुछ ऐसा ही लिखना है, बट इसको लिखेंगे कैसे ये देखना है, क्योंकि हमें एक लाइन दी हुई है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं anomalous point must have been for lower concentration of CH3 CWH. So 1 over under root CH3 CWH must be bigger. If it is bigger, must be bigger. This shows that solution becomes diluted. ठीक है, I hope
आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और solution becomes diluted than expected. Okay. Now the next is the equation for the line of best fit is shown. Okay, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है. Symbol I mean, use your graph to determine the gradient of the line of best fit. State the coordinates of both points you used in your calculation. There must be selected from your line of best fit gradient of 3 significant figures. Okay, भाई ग्रेडियंट मुझे निकालना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का. सो एक वैल्यू तो मैं यहां से ले लेता हूं, ये बहुत ही आसान है मेरे लिए, दिस वन, क्योंकि 0 0 है, यानी y इंटरसेप्ट 0 है. सही है ना, ये भी ध्यान में रखिए. और y इंटरसेप्ट 0 इसलिए है क्योंकि कंसंट्रेशन 0 है. जब कंसंट्रेशन 0 तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी भी 0. और दूसरा कोई आसान ले लेते हैं, ये ले लेता हूं मैं. ये है मेरे पास 26.5 और 0.45. ओके, ये दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने. इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को उठाकर वहां प्लेस करता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.00 0.00. ठीक है. इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट में मेरे पास क्या था, 26.5 और फिर 0.45. तो अगर मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, सो ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन y ओवर चेंज इन x. चेंज इन y क्या होगा मेरे पास, 0.45 माइनस 0.00. चेंज इन x क्या होगा मेरे पास, 26.5 माइनस 0.00. तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 0.0168. तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं, क्योंकि वो मुझसे वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मांग रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0170. तो ग्रेडियंट हो जाएगा 0.0170. ओके, और ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये यूनिट जहन में ऐसी रखिए, यूनिट मालूम करवा भी नहीं रहा वो आपसे, आपको उस पर जोर भी नहीं देना. ठीक है. Now the next is determine the acid dissociation constant K of ethanic acid include units in your answer. Okay. पहले तो इस को यहाँ उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली मुझे ये बताया गया है एग्जामिनर की तरफ से कि ये आपका y एक्सिस है. सही है, ये आपका ग्रेडियंट है. राइट. और इसमें जो 1 ओवर बाकी इंफॉर्मेशन है, दिस 1 ओवर दिस थिंग, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक्स एक्सिस. ठीक है, बात समझ में आ रही है. और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट आपको पता है ना, 0 है. 0 0 है तो y इंटरसेप्ट 0 हो गया. तो जब y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो आपके पास जो बेसिकली वो है रिलेशनशिप है, वो है y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो इंटरसेप्ट तो आपका 0 हो गया, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx. राइट. ग्रेडियंट किसके इक्वल है, ग्रेडियंट इक्वल है जनाब आली
ये है दिस वन अंडर रूट के ए। ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.0170 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3.91, इसको रखो अंडर रूट के ए। ठीक है, तो अगर मुझे के ए की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली मैं 0.0170 को डिवाइड कर दूंगा 3.91 से। जब मैं 3.91 से डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। यहाँ भी स्क्वायर करूंगा, यहाँ भी स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा के ए इक्वल्स टू 0.170 ओवर 3.91 का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 1.85 इंटू 10⁻⁻⁻5। तो के की वैल्यू हो गई 1.85 इंटू 10⁻⁻5, और के की यूनिट हमने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाई भी है, तो आप लिखिए, वो आपको याद होनी चाहिए, मोल पर डी एम क्यूब। ओके, ये हो गया आपके पास। That's the last part of the question, I believe. The student repeats the experiment with propanoic acid. Okay, पहले एथेनोइक एसिड था, क्योंकि हमने तो ये एथेनोइक एसिड की वैल्यू डिटरमिन की है ना के की। ऑलराइट, ये लिखा हुआ। सो अब प्रोपेनोइक एसिड की बात कर रहा है, वो कह रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज अप्रोक्सीमेटली डिटरमिन्ड एज दिस। तो देखो, ये भी 10⁻⁻5 है, ये भी 10⁻⁻5 है, ये 1.85 है, ये 1.28 है। इसका मतलब ये वैल्यू लोअर है। ये वैल्यू लोअर क्यों है? क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड का जो एनाइन होगा वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। ये पढ़ाया है मैंने आपको, सही है। द थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू इज दिस। ओके, ये मैंने कैलकुलेट की है, ये प्रोपेनोइक एसिड की है, और ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रोपेनोइक। ओके 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 ओके, एक मिनट वेट करो। ये तुम्हारे पास है प्रोपेनोइक एसिड, तो तुम उसको आयनाइज करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोइट आइंस में। सही है, तो तुम जानते हो कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये इस एनाइन को डिस्टेबलाइज कर देगा। Destabilizes the anion due to positive inductive effect of alkyl group। और जाहिर सी बात है, जब डिस्टेबलाइज कर देगा तो ऑब्वियसली बेटा ये लेस एसिडिक हो जाएगा ना, वीकर एसिड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। इथेनोइक एसिड मोर एसिडिक होगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू प्रोपेनिक एसिड ज्यादा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है हमारा, इस पे कमेंट करो। Assume the maximum total percentage error from the measurement made is 6.5%. तो भाई एक काम करते हैं, पहले तो हम इन वैल्यूज को लेकर परसेंटेज डिटरमिन करते हैं, परसेंटेज एरर डिटरमिन करते हैं कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द परसेंटेज एरर विद इन दीज रेंज। आपको दी हुई है 1.34 इंटू 10⁻⁻3, ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, और उसको डिवाइड भी करोगे आप 1.34 इंटू 10⁻⁻, यार ये -5 है, नॉट 3। सही है, -5 इंटू 100 करोगे, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5%, राइट। 4.5%, 4.5%।
जबकि वो कह रहा था कि हमारे पास जो परसेंटेज एरर है वो 6.5% है। तो इसका मतलब ये एरर कम आया है। क्योंकि ये एरर कम आया है, इसका मतलब ये वैलिड है, बिल्कुल ये रीजन वैलिड है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आप यहाँ लिखेंगे और एक्सपेरिमेंटल एंड theoretical 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 values exist within 4.5%, which is lesser than 6.5%. So the statement is valid. So this must be valid. वैलिडिटी करनी थी ना, तो वैलिडिटी कर दी हमने। This must be valid. Thank you very much, guys. That's the end of